आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब यही मुस्तकबिल है, ये प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। समझ लें मतलब एक अब खौफज़दा नहीं होना इससे, लोग खौफज़दा भी होते हैं, मिसकंसेप्शंस भी पाकिस्तान में भी इस शोबे में बहुत काम हो रहा है। मेडिकल साइंस में तो लिटरली रेवोल्यूशन इसने बर्पा किया है और इस सिलसिले में एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है। खैर हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप दुनिया की बड़ी IT कंपनियां उठा के देख लें, ज़्यादातर लोग आपको इस खित्ते से मिलेंगे। हाँ, that's true। मतलब हमारा एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमारे पाकिस्तानी नौजवान, मतलब कोई भी आप मेटा, गूगल, कुछ भी नेम एनी कंपनी, वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा अपना सीन कितना ऑफ है। लेकिन उन्हीं में से आज हमारी एक गेस्ट भी हैं जिनका हम तारुफ कराना चाहते हैं। डॉक्टर सबरीना उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD मुकम्मल करके अब वहाँ टीच भी करने लगी हैं। नॉट जस्ट दैट, शी इज़ गोइंग टू इम्पार्ट दैट नॉलेज एज वेल। उनको हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में ताकि हम भी थोड़ा सा समझ सकें और थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस हैं, खौफ है, एक नई चीज़ का वैसे ही खौफ होता है, समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं तो पहले PhD से मिल रहा हूँ। Sabrina, how are you? I'm well, thank you so much for having me. डॉक्टर सबरीना, ये बात आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कि ज़रा खौफज़दा होते हैं। पहले तो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट डिवाइड कि हमें डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से। ये वैसे भी एक एडवांसमेंट है एंड दिस इज़ द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट परहैप्स। Absolutely. So I think that what we're seeing now in the public is a lot of what's called generative AI. So the kind of AI that can, you can ask questions and it can answer and stuff like that. Or usme se I think the public perhaps has this perception कि ये असल में, because there's the word intelligence in that name, right? Artificial intelligence, कि ये क्या जिंदा चीज़ तो नहीं है. And I don't think कि ये कोई जिंदा चीज़ है और मतलब अगर हो भी की तो इसमें बहुत देर की बात है. It's not something that's going to become live, right? So I think the fear that people have is that it's a sentient being and it's going to start. फिल्में देखी है ना ऐसी, कि वो मतलब फिल्मों के 2 घंटे पर रोबोट्स का कब्जा है और ड्यूरेशन में ही वो चीज़ एक बड़ी जिंदा हो जाती है. Exactly, right? So I think that kind of fear is not necessarily something that we should be concerned about. But there are other fears. For example, right now there is no regulation in AI, right? So जैसे कि आप जितनी भी बड़ी कंपनीज को ले लें, right? They use AI, for example, in recommender algorithms and stuff that have severe consequences for society, right? So, for example, what kind of content gets shown to people, and trying to predict how they will behave and show them content accordingly. So there is an aspect of control, not from the perspective of sentient control, but from the perspective of how systems might be able to adopt it. हम अभी AI की बात कर रहे हैं, मेरा फ़ोन सुन रहा है, मैं अभी फ़ोन में कोई ऐप खोलूंगा, कोई ना कोई AI रिलेटेड चीज़ पॉपअप हो जाएगी. तो ये सारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है. बिल्कुल. सो जो आप अपने फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये सर्वेलेंस हो रही है, राइट? सो दैट सर्वेलेंस कैन बी डन विद एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डर. इट्स नॉट नेसेसरली कि वो द रिकॉर्डिंग इज़ नॉट AI, right? But analyzing that, there's nobody sitting there analyzing that recording, but in order to be able to match your content with some other content, an ad that might be relevant to you in order to sell you a product, that is based on AI, right? So ये बात हो गई social media की, recommender systems की. So there's lots of different technologies that are intersecting with AI, and yes, there are certain dangers that are palpable, right? So in terms of like, are we going to have the same kind of autonomy or not when these systems are constantly predicting all of our moves and our choices, right? So इसलिए इस बात पे भी हमें डरना नहीं चाहिए. इस बात पे हमें रेगुलेशंस थोड़ी ज़्यादा ऊपर करनी चाहिए ताकि जो so that the companies that are completely unregulated today, and this is not just in Pakistan. इस पे तो दुनिया में काम हो रहा होगा. हम तो अभी बेसिक तक नहीं पहुँचे हैं अपने मुल्क की अगर बात करें. बिल्कुल. हाँ, लेकिन डॉक्टर सबरीना, आप आई हैं, आपने ब्रेक में हम आपसे अभी बात कर रहे थे, आपका अपनी जर्नी भी, आप फिलोसफी स्टूडेंट थी और आप फिर टेक्नोलॉजी की तरफ गई. हम ये भी समझना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल who would also maybe like to make the switch, because हमने इस दुनिया के साथ चलना है, and also हमने उन चीज़ों में आगे बढ़ना है जो कि those are the subjects or the sciences of the future and the present as well. ये स्विच कैसे होता है? और हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी इनकरेज नहीं करती. ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो कहते हैं अगर आप क्या स्विच करेंगे. हाँ, मतलब अब आपने कर लिया तो बैठ जाएं आप वापस. Okay, so I mean, you asked a question that's very close to my heart. I was born and raised in Karachi, and I, like
we don't really have philosophy as a subject over here. That was something that I got interested in at the college level. But based on the sort of science and technology background that I had over here, I got interested in AI. At the time, I graduated undergrad in 2011, so it's been a long time. At that time, deep learning, the movement that we have right now is based on a set of algorithms that are fueled by something called deep learning, or we can call it data-driven learning, machine learning. उस वक्त ये इतना ज़्यादा boom नहीं था. So my interest उस वक्त पाकिस्तान में boom नहीं था या कहीं भी नहीं था. So उस वक्त AI का term भी था क्या? नहीं, AI का term था. AI is a very old term, right? So, but within AI, there are different kinds of AI, right? So there's symbolic and rule-based artificial intelligence, which is very old. मतलब it's as old as computer science, you can say. And then there's data-driven. Right, and then there's data-driven and machine learning. उस वक्त machine learning का इतना boom नहीं था, right? But so my interest was mostly from an academic perspective, and I was very fortunate to have advisors. In fact, so I was philosophizing about AI. My interest was, what does it mean for the human condition when AI becomes creative, right? So creativity is something that we think belongs to human beings only. लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि machines भी creative बनना शुरू हो जाएं, और फिर what will that mean for all of us, right? For our professional status and our So इंसान का जो तख्लीकी process है, जो creative mindset या creative process है, वो बड़ा डेंजर में पड़ जाएगा, I'm sure. ये अब बिकॉज हम तो बहुत एक बेसिक लेवल पे हैं अभी, ऑल्दो हम स्टेम में अगर देखें तो हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो आ भी रही हैं आगे, लेकिन आप एक रोल मॉडल का भी रोल प्ले कर सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम शायद इतनी लड़कियों को देखते नहीं हैं इस तरफ. जहाँ आप रहती हैं, आप हार्वर्ड में अब टीच करना स्टार्ट करेंगी, आपने पढ़ाई वहाँ की है, चैलेंजेस हमारे सिमिलर हैं वहाँ भी? ख़वातीन लड़कियाँ जो हैं उनको या तो रेजिस्टेंस मिलती है इन सब्जेक्ट से, या फिर वो खुद ऑप्ट नहीं करती, या फिर अब वो पैटर्न चेंज हो रहा है और पाकिस्तान से भी कंपेयर कर दें? I think that it's a mix of the things that you just said, right? So I think that women face difficulties in their professions across all professions, right? So I mean, any woman who is a working woman will tell you that there is a pay gap, that there is, you don't get credit for your work necessarily in the same way that men do, right? So that is a universal problem. In science and technology itself, there is a self-selection bias. I think हम बचपन से ही लड़कों को engineer बनाना सिखाते हैं और लड़कियों को doctor बनाना सिखाते हैं. So there is this gender-based socializing that happens that leads less women into science and technology. And even once you're there, and I'm talking about my experience is in the US, and I'm pretty sure that it applies everywhere else as well. There are unique challenges faced by women in science and technology, and they come in the form of, first of all, it's a completely male-dominated space, right? And उस male-dominated space में होता ये है कि there's no denying that women are just as talented as men. I mean, there's no reason to believe otherwise. But I think that in इस space में आके उनकी जो collaborations हैं, उनको जो motivation जो मिलती है, you're very lucky if you have good mentors, right? But that's not always the case, right? And especially with a field that is as competitive as AI, it's almost like a gold rush going on, where everyone is trying to get ahead. कि आप वहाँ तो पढ़ाई रही हैं, लेकिन आप हमारी यहाँ पे रिमोट एरियाज़ में बैठी हुई बच्चियों के लिए मेंटोर बन सकें. एंड आपका शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम. लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें जो यहाँ बैठी हुई बच्चियाँ आप जैसी लड़कियों से इंस्पायर हो सकें. लेकिन कितनी ज़बरदस्त बात है, डॉक्टर सबरीना से बात करके ये बात समझ आई कि आपके मेंटोर्स जो हैं, आपके एडवाइज़र्स कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. बिकॉज कभी कभार कुछ एवेन्यूज़ का शायद आपको खुद को भी ना अंदाज़ा हो, या आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी ना पता हो, और आपके कोई अच्छे एडवाइजर्स हो इर्द गिर्द, तो आपको वो इनकरेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं. कहने के लिए बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, हमने इतना खुद सीखा है.